नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा तोहफा लेकर आने वाले हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका में शीर्ष सैन्य कंपनी स्पेस फोर्स के साथ बड़ा करार किया है। इसके तहत ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर का एक बड़ा सा प्लांट भी लगेगा। यह चीन के लिए बड़ी चुनौती बनेगा क्योंकि वो सेमीकंडक्टर के बलबूते लगातार सेना, स्पेस और आईटी क्षेत्र में भारत और अमेरिका को पीछे करने की कोशिश में जुटा है। इससे भारत की निर्भरता भी उस पर कम होगी। तो ऐसे में पीएम मोदी अमेरिका से यूपी को तोहफा देने जा रहे हैं। शीर्ष सैन्य कंपनी स्पेस फोर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया है। तो पीएम मोदी का ये तोहफा यूपी को मिलने जा रहा है। वहीं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में 3 अक्टूबर को किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसान संगठन रेल ट्रैक जाम करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। एमएसपी किसानों के कर्ज माफी को लेकर किया जाएगा प्रदर्शन। तो फिर से किसानों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देश भर में 3 अक्टूबर को किसानों का विरोध प्रदर्शन होगा। कई मांगों के साथ किसान एक बार फिर से नजर आएंगे। दिल्ली के कई जगहों पर किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। देश भर में 3 अक्टूबर को किसानों का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। किसान संगठन रेल ट्रैक जाम करेंगे और विरोध दर्शाते हुए नजर आएंगे। तो 3 अक्टूबर से किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे और विरोध दर्शाएंगे। एमएसपी किसानों के कर्ज माफी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसका असर चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है, उससे पहले 3 अक्टूबर किसानों का ये प्रदर्शन क्या रंग लाता है देखना बेहद अहम होगा। तो देश भर में 3 अक्टूबर को किसानों का प्रदर्शन होगा। किसान संगठन रेल ट्रैक जाम करेंगे और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देश भर में 3 अक्टूबर को किसानों का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। किसान संगठन रेल ट्रैक जाम करेंगे और विरोध करते हुए नजर आएंगे। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें 3 अक्टूबर को फिर से नजर आएगी और किसान संगठन रेल ट्रैक जाम करेंगे। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से किसान संगठन विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। एमएसपी किसानों के कर्ज माफी को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो 3 अक्टूबर से प्रदर्शन किया जाएगा देश भर में और एमएसपी किसानों के कर्ज माफी को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। इसका असर चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है क्योंकि हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। 3 अक्टूबर को किसानों का प्रदर्शन होगा। तो एमएसपी किसानों के कर्ज माफी को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में किसानों का ये फिर से प्रदर्शन शुरू होगा 3 अक्टूबर से और देश भर में 3 अक्टूबर से किसानों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। किसान संगठन रेल ट्रैक जाम करेंगे और विरोध जताते हुए नजर आएंगे। एमएसपी किसानों के कर्ज माफी को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। वो तस्वीरें भी याद है किसान प्रदर्शन की, किसान आंदोलन की। और एक बार फिर से किसान संगठन रेल ट्रैक जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन 3 अक्टूबर को करेगा। तो देश भर में 3 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा किसान संगठनों द्वारा। एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर किसानों का यह प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो किसान संगठन अपने प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर से तैयार हो गया है और एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर वो प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। वहीं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया है। वह सुबह सीएम ऑफिस पहुंची और औपचारिकताएं पूरी की। इस दौरान आतिशी ने सीएम ऑफिस में एक खाली कुर्सी छोड़ दी है और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठी, जिसके बाद आतिशी ने कहा कि जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खराव रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला था, मैं उसी तरह दिल्ली सीएम की कुर्सी संभालूंगी।
4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। तो वहीं आतिशी के बयान पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि इस हरकत से आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा के साथ ही दिल्ली की जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। यह कोई आदर्श नहीं है, सीधी भाषा में चापलूसी है। केजरीवाल बताए क्या सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। तो तीसरी महिला मुख्यमंत्री केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप डकैती कांड में शामिल एक बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एसटीएफ लखनऊ की टीम का उन्नाव के अचलगंज में 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, वहीं दूसरा फरार हो गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम अनुज प्रताप सिंह है। तो वहीं अनुज प्रताप सिंह के पिता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मोहनगंज के जनापुर निवासी धर्मराज सिंह ने कहा है कि उनका बेटा अनुज 4 जून को घर से गया था, उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर 35 से 40 मुकदमे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा। उनके बेटे पर 1 मुकदमा था और सुल्तानपुर डकैती में नाम आया। पुलिस ने उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। अयोध्या के असर रुदौली नगर के शहीद भगत सिंह हनुमान किला वार्ड में लगभग 39 लाख रुपए की लागत से बनी सीसी रोड का निर्माण कार्य ठेकेदार ने स्टीमेट के मुताबिक नहीं कराया था। इस खबर को इंडिया वॉइस ने 2 दिन पूर्व प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद एसडीएम रुदौली प्रवीण यादव ने खबर को संज्ञान में लेते हुए जांच टीम की गठित करने के लिए नगर पालिका के ईओ को भेजा है। पत्र स्टीमेट के मुताबिक सीसी रोड का निर्माण न होने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही कर रिपोर्ट की जाएगी। वह अयोध्या सीसी रोड का निर्माण कार्य सही से नहीं किया गया और इंडिया वॉइस के खबर का असर हुआ है, जिसके बाद से कार्रवाई की गई।
पर भी हमने ईओ को पत्र लिखा है, उनको अवगत भी कराया है कि अगर एस्टिमेट के हिसाब से अगर सड़क नहीं बनी है, उस पे कोई अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो संबंधित जो भी कॉन्ट्रैक्टर जिसने भी ये रोड बनाया उस पर कार्रवाई भी करेंगे और हमको अवगत भी कराएंगे। जांच टीम हमारे द्वारा नायब तहसीलदार के अंडर में हमने गठित भी की है और उसके रिपोर्ट जैसी भी आएगी वो रिपोर्ट उनको प्रेषित कर दिया जाएगा संबंधित विभाग को और उनको कार्रवाई के लिए बोला भी जाएगा। वहीं आगरा में इंडिया वॉइस के द्वारा वक्फ मुतवलियों से जनता द्वारा हिसाब मांगे जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। इस खबर के चलने के बाद आगरा के बड़े वक्फ शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष ने जनता के बीच वक्फ संपत्ति से आय का हिसाब रखा। अध्यक्ष जाहिद कुरैशी ने करीब 45 लाख रुपए की आय वक्फ से प्राप्त होने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि आगरा की जनता लंबे समय से वक्फ पर काबिज मुतवलियों से हिसाब मांग रही थी, लेकिन मुतवली जनता को ठेंगा दिखा रहे थे। इंडिया वॉइस की खबर दमदार असर देखने को मिला है। अब जामा मस्जिद वक्फ के अध्यक्ष ने हिसाब को सार्वजनिक करके वक्फ के इतिहास में एक लकीर खींच दी है, इतिहास को बदल डाला है। बाकी वक्फ के मुतवलियों में इस मामले के बाद से हड़कंप मच गया है। हिसाब के मुतालिक जो नई कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष हमारे शाहिद भाई हैं, सेक्रेटरी जो हैं आजम मलिक साहब हैं, तो कौम और जो मेंबरान हैं सब ने यही प्रेशर बनाया कि भी हिसाब को ऑन टेबल रखिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसके अंदर एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो जाहिद साहब ने तो अपना हिसाब बना के रख दिया। अब बारी है हमारे मलिक साहब की कि उन्होंने कैसे किराया लिया है, कहाँ खर्च किया है, कोर्ट कचहरी में क्या किया है, तो उनको आके इसको देना चाहिए सब। ये हिसाब का ही मसला था और कोई मसला नहीं। ये आवाम के लोगों ने मीटिंग बुलाई है और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितना पैसा लगा, कितना आया, कितना खर्च हुआ। तो मैंने जो जवाब दिया है वो ये दिया कि मेरे पास जो पैसा अब तक आया था उसके सब पर्चे बने या सबको दे दिए हैं और सब जाके जिससे पैसा आया उनसे जाके पूछ सकते हैं। और जितना भी खर्चा हुआ है 3 साल में, चाहे कोर्ट कचहरी में हुआ या जहाँ मस्जिद के रखरखाव में जो भी हुआ, वो सब मैंने अपनी जेब से खर्चा किया है। और यहाँ से आजम मलिक जो है वो फरार हैं, 30 लाख रुपए लेके पहले फरार है। जो सेक्रेटरी को भी बुलाया गया था, वो नहीं आए, वो सेक्रेटरी नहीं आए। वो पब्लिक का सामना नहीं कर सकते, वो क्योंकि पब्लिक से भगते, वो पब्लिक को हिसाब देना नहीं चाहते। उनके फादर ने भी कभी हिसाब नहीं दिया था। तो इतिहास बदल गया है और जामा मस्जिद के अध्यक्ष ने जनता के बीच वक्फ संपत्ति से आय का हिसाब रखा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जिशान अहमद आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनके तरफ। जिशान, जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो गया है। जामा मस्जिद के अध्यक्ष ने जनता के बीच वक्फ संपत्ति से आय का हिसाब रख दिया है। तो अध्यक्ष जाहिद कुरैशी ने करीब 45 लाख रुपए की आय वक्फ से प्राप्त होने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि आगरा की जनता लंबे समय से वक्फ पर काबिज मुतवलियों से हिसाब मांग रही थी, लेकिन इंडिया वॉइस के खबर का असर होता है और ऐसे में असर हुआ है और इतिहास बदल गया है। तो लगातार हमारे साथ जिशान अहमद बने हुए हमारे सहयोगी। जिशान, जो कभी नहीं हुआ वो अब हो चुका है, क्योंकि वक्फ ने अपने हिसाब का ब्यौरा दिया है जनता के सामने पहली बार। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से पूरे देश में जो बिल संशोधन वक्फ संशोधन का मामला गरमाया हुआ है, वहीं इंडिया वॉइस ने इस मुहिम को चलाया था कि जो वक्फ के मुतवल्ली तैनात है वे अपना हिसाब सार्वजनिक नहीं करते हैं। जब इंडिया वॉइस ने इस मुहिम के साथ काम किया, जनता ने तमाम जो मुतवल्ली है उनके प्रति काफी नाराजगी भी देखी गई थी। इंडिया वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद जो वक्फ की बड़ा जो संपत्ति है शाही जामा मस्जिद के जो सदर है मोहम्मद जाहिद, उन्होंने हिसाब को सार्वजनिक किया है। इंडिया वॉइस की खबर का एक बड़ा असर देखा गया है। उन्होंने पहले ऐलान किया था कि आगरा की जनता
शाही जामा मस्जिद पर आए और जो मैं 3 साल पहले मुतवल्ली बना हूँ वो हिसाब में सार्वजनिक करूंगा। तो मोहम्मद जाहिद जो जामा मस्जिद के सदर है, उन्होंने हिसाब को सार्वजनिक किया। आगरा की जनता मौजूद थी, तकरीबन 43 लाख रुपए का हिसाब उन्होंने जनता के बीच में रखा है। वहीं उनकी कमेटी के कुछ सदस्य हैं, जैसे कि हम बात करें सेक्रेटरी की, तो लाखों रुपए का हिसाब उनके पास भी बकाया है, लेकिन उस बैठक में वो सेक्रेटरी नहीं पहुंचे तो वो हिसाब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन जो सदर है, सदर ने अपना हिसाब पूरी तरीके से आगरा की जनता के सामने रख दिया है। वहीं अगर जनता के प्रति भी काफी भरोसा देखा जा रहा है, जो जामा मस्जिद के सदर है, वही जनता का अब आक्रोश यह है कि जो शाही जामा मस्जिद के सदर है, उन्होंने जिस तरीके से हिसाब को सार्वजनिक किया है, वैसे ही आगरा के जो अदर मुतवल्ली हैं, जो अदर कमेटियां हैं, वह भी जनता के सामने हिसाब को सार्वजनिक कर रहे हैं। जी बिल्कुल जिशान, ऐसे में जनता का क्या कुछ रिएक्शन है, क्योंकि ये तो पहली बार हुआ है जब वक्फ ने अपने हिसाब को सबके सामने रखा हो, और खास तौर पर 45 लाख रुपए का हिसाब शाही जामा मस्जिद के द्वारा रखा गया, तो जनता का क्या कुछ रिएक्शन? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लंबे समय से जो वक्फ से मुतवल्ली होते हैं वह सरकारों में रसूखदार माने जाते हैं। उसकी वजह से जनता उनसे हिसाब मांगती थी, लेकिन वह उनके रसूख को देखते हुए जनता को टाल मटोल कर देते थे। लेकिन ऐसे में जनता भी काफी खुश है और इस मांग को पूरा कर लिया गया है। तो अब ये हिसाब दे दिया गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से। बहुत शुक्रिया जिशान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जामा मस्जिद ने जनता को हिसाब दिया है और इंडिया वॉइस की खबर का असर हो गया। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने अनुज प्रताप सिंह से इंडिया वॉइस संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, जिनसे बात करते हैं कि जिस तरह से आज अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ, योगी सरकार कहती है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, वहीं परिजनों का कहना है कि फेक इनकाउंटर है, क्या कहें? इस प्रदेश में पूरी तरह से अपराध बढ़ा है और अपराधियों का इनकाउंटर नहीं हो रहा है। जो निर्दोष लोग हैं उन्हीं के अंदर इतना भय और आतंक पैदा किया जा रहा है, उनको पकड़ करके, कि आज पूरे प्रदेश में इनके भय के आतंक से आम आदमी परेशान है। आज व्यापारी भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान हैं। इसलिए उस डकैती में शामिल लोगों का टीवी फुटेज निकाल लिया जाए और जो वास्तव में डकैती में शामिल लोग हैं, ऐसे लोगों को दंडित किया जाए। जिस तरह से योगी सरकार कह रही है कि अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस है, अपराधी चाहे जो भी हो, चाहे जिस जात का है, उसे सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, तो क्या लग रहा है जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार सरकार की और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है, क्या ठीक है? प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अपराध में लिप्त लोग, पहली चीज तो इन्होंने जो बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का कार्यक्रम लागू किया। वहीं सिविल लाइन थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी बुजुर्ग सूरज प्रकाश को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल भेजने का खौफ दिखाकर साइबर अपराधियों ने 4 दिन डिजिटल अरेस्ट कर 1.73 करोड़ की ठगी कर ली है। उनसे 4 खातों में यह रकम ट्रांसफर करवाई गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। खबर पर मेरठ के एसएसपी विपिन टाटा ने बताया है कि एक शिकायत मेरठ के साइबर थाना में आई है, जिसमें बताया था कि महाराष्ट्र में एक एफआईआर दर्ज होने में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके बैंक अकाउंट को बंद किया गया। वही मामले पर छानबीन जारी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का खौफ दिखाकर ये डकैती की गई है। वहीं स्वच्छ भारत अभियान की लंबी अवधि बीतने के बाद भी पंख नहीं लग सका है। जी हां,
मुंगेर में स्वच्छता कर्मी खुद स्वच्छता को लेकर परेशान है। ऐसा ही नजारा मुंगेर के संग्रामपुर का है, जहां स्वच्छता कर्मियों को शौच पार कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आना जाना पड़ता है। यही नहीं, स्वच्छता कर्मियों को रामपुर जाकर ब्लड की जांच करानी पड़ती है। सेंटर में मौजूदा स्वास्थ्य कर्मियों सहित इलाज कराने आए मरीजों ने भी बताया है कि गंदगी के कारण दम घुटने लगता है। सफाई हम लोग अंदर का करवा लेते हैं, लेकिन बाहर की सफाई के लिए कभी कभी लोग आते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान की ऐसी सच्चाई भी सामने आई है मुंगेर से, जिसे देख लोग हैरान हैं। वहीं यूपी के कौशाम्बी में संदीपन घाट थाना क्षेत्र में मुजाहिदपुर गांव में एक युवक की सर पर ईंट मारकर हत्या कर दी गई। सुबह खेत की तरफ गए ग्रामीणों ने युवक का शव देखा तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों समेत पुलिस को भी दी। जानकारी होने पर संदीपन घाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई। पुलिस को घटनास्थल पर खून से सना ईंट, शराब की बोतल और ताश के पत्ते मिले। इससे अनुमान लगाया गया कि रात में जुए खेलने के दौरान विवाद के कारण हत्या की गई होगी। वहीं मैनपुरी में पिता को दवाई दिलाने जा रहे युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल युवक को सीएचसी बेवर लाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। गोली युवक के दाएं सीने पर लगकर कंधे को फाड़ते हुए पार कर गई। घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। रविवार शाम अचानक गोली की सूचना पर थाने पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में भारी पुलिस फोर्स ने घटनास्थल की ओर दौड़ भी लगाई। मामले में क्षेत्राधिकारी भोगांव सत्य प्रकाश शर्मा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना के पीछे उप चुनाव की रंजिश भी निकलकर सामने आ रही है। पूर्व में भी युवक ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। तब गर्भवती पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने आ रहे इसी घायल के साथ गर्भवती पत्नी समेत मारपीट की गई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। मामले में कृष्ण विधायक ब्रजेश कठेरिया के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। घटना को लेकर हड़कंप है। वहीं बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पृथ्वीचक गांव में पूर्व के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट की गई। वहीं करीब 10 राउंड गोली चली है। गोलीबारी में 2 युवक घायल हो गए हैं। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने आई बुजुर्ग महिला भी घायल हो गई है। घटना की सूचना पर संग्रामपुर थाना पुलिस घटनास्थल पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामले को लेकर संग्रामपुर थाना अध्यक्ष रुबिकांत कच्छ ने बताया है कि दोनों पक्षों में गोलीबारी की घटना सामने आई। मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल ले जाया गया। मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं आरा शहर के टाउन थाना क्षेत्र के इब्राहिम नगर मोहल्ले में रविवार की रात हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक पेशे से राजमिस्त्री था। वहीं घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही एएसपी टाउन थाना अध्यक्ष देवराज राय एवं अपर थाना अध्यक्ष सुशांत कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की छानबीन में जुट गए हैं। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस द्वारा एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य भी संकलन किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।